तो कोरोना की सुनामी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और इस बीच आपके मन में अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर्स का पैनल भी इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। आप हमें सवाल कीजिए अपने कॉल करके और उनके जवाब जानिए डॉक्टर्स के बड़े पैनल से। तो 24 घंटे का आंकड़ा पहले आपको बता दें कि 24 घंटे में 3,68,000 केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 3,417 पहुंच चुकी है। बता दें कि दिल्ली में यहाँ पर 18+ को वैक्सीन लगाया जा रहा है। ये आप 6 तस्वीरें देखिए। और अब हरियाणा जो है वो भी पूरी तरह से लॉक हो चुका है। ऑक्सीजन संकट लेकिन इस बीच लगातार बरकरार है। आखिर ये किल्लत कैसे दूर होगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन के लिए मारामारी अभी भी हर जगह हो रही है। वैक्सीन पर कंफ्यूजन की स्थिति में लोग हैं कि कब लगेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा, कहाँ जाना होगा। वहीं अस्पतालों में भी बुरा हाल है क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, एडमिशन लोगों का नहीं हो रहा, जो लोग पहुंच पा रहे हैं उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा। सवाल यह है कि अब तमाम राज्य जो हैं वो केंद्र से मदद की आस में है। हर कोई केंद्र सरकार की तरफ नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। दिल्ली मुंबई में भी हाहाकार है और इसके अलावा गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस बीच कर्नाटक से एक अहम खबर आई है, उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। चामराज जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अस्पताल में भर्ती थे 144 मरीज। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये देखिए, आप जांच के आदेश हमेशा से दे दिए जाते हैं, ऐसी कोई खबर आती है, लेकिन आखिर उसके पीछे वजह क्या रही, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और किसकी वजह से इतनी मौतें गई, ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे मुंबई का। वहां से शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनके अलावा हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले शिवानी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। शिवानी, लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, ऑक्सीजन नहीं है। फिलहाल आज की स्थिति, मौजूदा हालात में क्या मुंबई की? जी, सबसे पहले बात अगर ऑक्सीजन की जाए तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में नागपुर जो था वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था, जिसमें आज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा 205 क्विंटल की मतलब टन की ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है। यानी कि नागपुर में ऑक्सीजन की समस्या कम होगी। साथ ही साथ नागपुर के जरिए विदर्भ और नागपुर से जुड़े और भी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट तक ऑक्सीजन की किल्लत को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर बढ़ रहे कोरोना केसेस की बात की जाए तो अभी भी जो रूरल महाराष्ट्र है, यानी जो सिटी से अलग है, वहां पर अभी भी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी इनफ नहीं है। यानी कि बेड्स की संख्या बढ़ गई है, ऑक्सीजन की किल्लत भले कम हो गई हो, लेकिन आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स अभी भी 0 के आंकड़े पर ही अटके हुए हैं। बात अब अगर करें वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो वैक्सीनेशन के नाम पर महाराष्ट्र जितनी तेजी से उछाल कर रहा था देश भर में, उतनी ही तेजी से गिरावट भी देखने को मिली। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 2,500 लोगों को टीकाकरण लगेगा, जिससे ये साफ हो जाता है कि पूरे महाराष्ट्र में टीकाकरण के नाम पे महज 2 से 3 लाख लोगों को ही वैक्सीन का टीका लग पाएगा। यानी कि मुंबई अभी भी कोरोना को मात देने से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन का टीका काफी ज्यादा धीमे हो चुका है। और जिस तरह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि 20 मई के बाद ही वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सेंटर को, तो ये अंदाजा लगाने वाली बात होगी कि मई के आखिरी तक कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है वो महाराष्ट्र के स्तर पर लोगों को पूरी तरह से मिलेगी। जहां पर वापस से वैक्सीनेशन की ड्राइव जो तेज हो रही थी वो दोबारा पीछे हट गई है और आगे आने वाले दिनों में बढ़ रहे केसेस इसी तरह से सुचारू रूप से आगे भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। दुआ जारिया जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए दुआ जारिया का हम रुख कर लेते हैं। दुआ जारिया, फिलहाल जयपुर में क्या कंडीशन है? देखिए, राजस्थान के हालात जो हैं अच्छे नहीं कहा जा सकते, क्योंकि अब जो संक्रमित जो मरीजों का आंकड़ा 1,19,000 पहुंच चुका है और पिछले जो 24 घंटे के अंदर जो राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 18,000 को जो है पार कर चुकी है। राजधानी जयपुर में अकेले 4,500 के आसपास जो है कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। और उसके साथ साथ में अगर इस आंकड़े का आकलन किया जाए तो ये माना जा सकता है कि हर घंटे में 6 मौतें राजस्थान में हो रही हैं। तो ये जो स्थितियां हैं खराब हैं। ऑक्सीजन की जो है लगातार कमी जो है देखी जा सकती है। कई अस्पतालों ने कल जब उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उन्होंने जो मरीज आ रहे थे उनके पास में उनके लिए गेट बंद कर दिए
राजस्थान के हालात जो है बिल्कुल खराब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र से मंत्रियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। 3 मंत्रियों का जो प्रतिनिधिमंडल है दिल्ली जाकर भी मिला था, लेकिन हालात अभी जो है फिलहाल अभी कोई भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसके लिए जो लगातार जो मांगे हैं वो केंद्र से की जा रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक जो है रवैया नहीं दिखाया जा रहा है। और राजस्थान की जो लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं 15 दिन के लिए जो अभी एक लॉकडाउन लगाया है, रेड अलर्ट लॉकडाउन, वो आज से शुरू हुआ है 12 बजे के बाद से। लोगों को जो है ताकीद की गई है कि 12 बजे बाद किसी काम से ना निकलें, लेकिन जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही है लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार जो राजस्थान की जनता से अपील कर रहे हैं, और कल जो उनका एक इमोशनल वीडियो भी सामने आया था और साफ तौर पर वो जो राजस्थान की जनता है उनसे अपील करते नजर आ रहे थे कि वो किसी भी तरीके से अपने घरों में रहें, क्योंकि जनता सहयोग करेगी तभी राज्य सरकार जो भी प्रयास कर रही है तो सारे के सारे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में के जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, सभी जगह के हालात ऐसे हैं, कहीं से कोई अच्छी खबर इस वक्त मौजूदा वक्त में नहीं आ रही। ठीक है, दुआ जारी है। और शिवानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई और राजस्थान के हालों से वो हमें वाकिफ करा रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर्स का बड़ा पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से डॉक्टर्स का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर राजू व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। तो डॉक्टर व्यास हमारे साथ अब नहीं है, हमारे साथ उनकी जगह डॉक्टर नीलम मोहन जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम आप ही के पास मैं आना चाहूंगी डॉक्टर नीलम मोहन, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं बस से बदतर हर दिन हालात जो है वो तमाम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन एक आस है, लोगों की एक उम्मीद है। हालांकि कहा यह भी नहीं जा रहा, ना ही कोई इस टाइप का कोई दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसका असर कम होगा जो जैसा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में लोग ये कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यस, आपने जैसे कहा कि हालात खराब हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पुराने केसेस में बेड यूटिलाइज्ड हुए हैं, वो अभी ठीक नहीं हुए हैं कि हॉस्पिटल से बाहर, और रोज जैसे आप देखते हैं 4-4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, तो उनकी ये जगह नहीं है उस अस्पताल में न्यू केसेस लेने के लिए, क्योंकि डिस्चार्जेस बहुत कम हो गए हैं। तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रही है और उसके साथ ऑक्सीजन एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका है वैक्सीन का। तो मैं आपको बता दूं कि सारे सब लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन एक संजीवनी है। आप समझना चाहिए कि वैक्सीन का असर आते हुए आपकी इम्यूनिटी बढ़ते हुए कम से कम 2.5-3 महीने लगेंगे। कहते हैं कि 2 डोज के बाद भी 2 हफ्ते। तो जो अभी आपके हाथ में वो आपकी संजीवनी है, आपकी इम्यूनिटी बनाएगी, टाइम लेगी, गवर्नमेंट अपनी स्टॉक्स रिलीज कर रही है और करेगी। राइट नाउ आपको मास्क आपका दिया है, अगर आप N95 मास्क सही तरीके से पहने, ये आपका हथियार है तो आपकी इम्यूनिटी बने। तीसरा, तीनों वैक्सीन के इक्वली बताए जा रहे हैं, वेदर इट इज कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो आपको मिलते हैं वो आप ले लीजिए। उसके के भी रिजल्ट्स आते ही बताए गए हैं, जो बाहर के देश में यूटिलाइज हुई, हमारे देश में वो अगला। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली और बताया कि उम्मीद है कि जो लोगों के मन में सवाल है वो मंशा जरूर दूर हो गई होगी। एक कॉल हमारे साथ रेखा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रेखा पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? रेखा अब तक अगर सवाल मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछें। पूछना था कि मेरा बेबी 15 मंथ का है, वो फीड करता है, तो मुझे वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बस यही डाउट क्लियर करना था। ठीक है, डॉक्टर कौशल। वैक्सीन, हेलो जी, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल जवाब दीजिए। वो चूंकि 15 हफ्ते का बच्चा, 15 महीने का बच्चा हो गया है, तो उसे वैक्सीन लेने में मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू।
हाँ ठीक है रेखा, तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। बाकी कोई और भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं तो आप लोग हमें ज़रूर कॉल कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है तो उसे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। दरअसल हमारे पास कई तरीके के सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी आते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर लोग हमसे पूछते हैं, हमें ट्वीट करके लोग हमसे पूछते हैं। गौरव जुड़ गए हैं अजमेर से हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं हमारे अगले कॉलर। गौरव पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो ऑपरेट हो। गौरव दोबारा से रिपीट करें। मेरी मामी जी हैं, उनका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है 4-5 साल पहले, और उनके पेसमेकर भी लगा हुआ है हार्ट में, और उनको खून पतला करने की दवाइयां लेती हैं, वो बीपी शुगर की दवाइयां लेती हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? डॉक्टर नीलम, जो वैक्सीन के टाइम में आपको बता। नीलम जी आपने अपने आप को म्यूट किया। डॉक्टर नीलम आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कोई एक बार मोबाइल चेक कीजिए प्लीज अपना। जी, मैंने कहा कि आप वैक्सीन ले सकती हैं। आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है मैम, जवाब दीजिए। तो उसमें जब आपको इंजेक्शन मिलेगा तब आप बताना कि उसको पकड़ने के टाइम थोड़ी काफी टाइम पकड़ना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। डॉक्टर नीलम के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उम्मीद है कि शायद टीम जरा एक बार चेक कीजिए कि क्या दिक्कत है। चलिए डॉक्टर कौशल कांत मैं आपके पास आती हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ। हमारे एक कॉलर है और हमारे एक व्यूवर भी हैं जो देखते हैं इंडियन न्यूज़ हमेशा, अभिनव, वो हमें लिख रहे हैं कि उनके मन में एक सवाल है कि वैक्सीन की डोज 28 दिन बाद लेने को बोला गया था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्कुलर आया है जिसमें बताया गया है कि 5वें हफ्ते में लगवानी है, तो ऐसा कुछ है क्या सर? का जवाब उसको नहीं मिला। अगर 5 साल पहले किसी का सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, वो वैक्सीन ले सकता है। वैक्सीन न लेने के ग्रुप में केवल 2-3 है, सिर्फ ये याद कर लीजिए। अगर कोई एलर्जिक है जिसका के बारे में अभी बिना लगे हुए पता नहीं चल सकता। दूसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में है, उसको नहीं लेना चाहिए। या कोई पेशेंट सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी ये कह सकते हैं कि एड्स का मरीज जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। सिर्फ 3 ये कैटेगरी है जिनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज सबको वैक्सीन लेना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसकी क्या सर्जरी हुई, कब सर्जरी हुई, कैसे सर्जरी। अब दूसरा जो आपका सवाल था, नॉर्मली जो सेकेंड डोज ली जाती है वो 4 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते के बीच में कभी भी दी जा सकती है। अब ये 4 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच का जो टाइम है, ये गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक अभी जो डॉक्टरों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, एक नई स्टडी आई है कि अगर हम 3 महीने तक भी एक्सटेंड करके बूस्टर डोज देते हैं तो भी वो इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए 4 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच में कभी भी वैक्सीन लगे सेकेंड डोज, वो इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पर, पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हेलो मैम, मेरे को अपनी मम्मी की बात करनी है। उनको अभी कोविड पेशेंट है वो, पर उनको दवाई उनका जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था वो तो उनका चल रहा है, लेकिन उनको डकार वगैरह बहुत आ रहा है और पेट में बहुत जलन हो रही है। ठीक है डॉक्टर नीलम, क्या रीजन इसके पीछे? ऐसे है कि जो दवाइयाँ उनसे गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो आप प्लीज चेक करें कि डॉक्टर साहब ने आपको गैस्ट्राइटिस कम करने की दवाई कुछ दी है, जैसे पेंटोप्रोल, ओमिप्रोजोल, इस तरीके के दवाई। अगर नहीं दिया है तो आप प्लीज उनको कांटेक्ट करके वो दवाई दिन में 2 बार ही दें। सिर्फ डाइजीन या ये ले सकते हैं जब तक आप डॉक्टर से सिलेक्ट ना करें। वैसे आपको डोज बता दिया है, पेंटोप्रोजोल 40 मिलीग्राम ट्वाइस a day। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा
कि कब आपको डोज लेनी, कब क्या करना है। ठीक है, डॉक्टर कौशल का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर कौशल, सवाल ये है कि इस वक्त जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत लगभग सब जगह हो रही है, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, सब जगह हो रही, तो ऐसे में कितने डोज कितने हफ्तों के अंतर से लेने हैं, ये लोगों के मन में सवाल है। अभी तक जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एक डोज दी जाएगी बूस्टर की, एक प्राइमरी डोज और एक बूस्टर डोज। उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 से 10 हफ्ते तक हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है अप टू 3 मंथ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है या बुरी है। जो मिलती है वो लगा ले। और सरकार के लिए बोलना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष की बात भूल करके ग्लोबल मार्केट को खोल देना चाहिए, प्राइस के बारे में भी भूल जाना चाहिए और सारी वैक्सीन अलाउ करके फ्री कर देना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों के लिए फ्री वैक्सीन लगे, मार्केट में पेड होनी चाहिए अगर सरकार चाहे तो, बिल्कुल, या जो भी इंटरनेशनल कंपनीज चाहती हैं उसके मार्केट को ओपन कर देना चाहिए। और जब तक 50% पॉपुलेशन कम से कम वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बिना लॉकडाउन के कुछ नहीं होगा। फ्रांस में पेरिस की बात बता रहा हूं, वहां पे हमारे दोस्त हैं, रह रहे हैं, पिछले 1 साल से कंटिन्यूअस लॉकडाउन लगा हुआ है। अब उनका अनलॉक की प्रोसेस चालू हुआ है और मेरे लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, मेरे लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि इसेंशियल वर्क नहीं होना है, लेकिन जो बिना मतलब के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। जिसका नाम कहा जा सकता है, जो प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन के पहले कहा था, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू खुद लगाना पड़ेगा। बिना उसके आप देख लीजिए देश की क्या हाल हो गई है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है। सही बात है, अपनी एहतियात हमें खुद ही करनी है और अपने लिए जो बेहतर हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम वक्त ऐसा है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विजय अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विजय, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे 2 ही सवाल हैं। एक तो ये है कि एक तो वैक्सीनेशन सेंटर जो है उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ से लगवाएं, कैसे लगवाएं, कैसे नहीं लगाएं। मेरी उम्र तकरीबन 50+ है। दूसरा सर सवाल ये है कि मेरे गली में एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 60-65 के करीब थी। उन्होंने वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया था सुबह, तो वो बहुत ही अच्छे ठीक ठाक थे, लेकिन शाम को अचानक 9-9:15 बजे उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस में तकलीफ होने लगी। तो डॉक्टरों को चेक करवाया इधर आसपास में, उसके बाद डॉक्टर ने बोला जहां से आपने इंजेक्शन लगवाया वहीं आप उसको लेके जाइए। तो हम लोग उसको लेके गए जहां विराट सिनेमा दक्षिण दिल्ली में है, वहां दक्षिण दिल्ली के हॉस्पिटल से हमने उसको लेके गए। तो डॉक्टर साहब वहाँ कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उनके सांस में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी और उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों को, गली वालों को जो है दिक्कत भी महसूस हो रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे टीका लगवा जाए, और प्लस ये है कि हमें पता भी नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से टीका लगवाएं। डॉक्टर कौशल, देखिए, मुझे लगता है कि जो ये डेथ हुई बाबा की, ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, इसका वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं। और जहां तक रही कि वैक्सीन कहाँ लगवाएं, ये जो हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो कोविन ऐप है, उसके थ्रू अपने सेंटर को देख सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिख सकते, जो नहीं समझ सकते, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो अपने पास के किसी सरकारी हॉस्पिटल पे जाकर के ही पता करें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और वैक्सीन देने से किसी को कोई होने वाली बीमारी या कोई डेथ का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है विजय आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और किसी भी भ्रम में आप लोग ना पड़े। देखिए, वैक्सीनेशन ही जो टीकाकरण है वो आपकी सेफ्टी के लिए आया है और आप इसको जरूर लगवाइए। हम ये नहीं कह रहे कि इसके लगवाने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन जो कोरोना होने के बाद हालत होती है पेशेंट की, उन बीमारियों में थोड़ी कमी जरूर आएगी। डॉक्टर नीलम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नीलम, ये जो वैक्सीन है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, नए वेरिएंट पर, ये वैक्सीन कितने प्रभावी है? बेसिकली जब हम कहते हैं ये न्यू म्यूटेंट्स के बारे में, जितनी म्यूटेंट्स इंडिया में हैं, there are 2 types जो हम जेनेटिक शिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स कहते हैं। तो ये म्यूटेंट्स छोटे हैं और जो वैक्सीन है ससेप्टेबल है, ये आज के विज्ञान यही बताता है।
जी, अगले कॉलर उड़ीसा से जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, आपका स्वागत है, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हमने कोविड शील्ड लिया था 23 मार्च को। जी जी जगदीश पूछे। हाँ जी, हमने कोविड शील्ड लिया था 23 मार्च को जी, और अभी यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, तो कितने दिन में इंतजार करके ले सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर कौशल। देखिए, आपको जितनी जल्दी वैक्सीन मिल जाए, सेंटर से बुकिंग हो जाए, उतनी जल्दी ले लेना चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर भी लग सकती है तो तुरंत जरूर लगवा लें। जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब। जी, डॉक्टर नीलम कुछ कह रही हैं आप? मैं ये बोलना चाहती थी कि गवर्नमेंट ने 4 to जैसे डॉक्टर बता रहे हैं मिनिमम 4 वीक्स का है हमने, बट हम लोग बिटवीन 4 to 10 वीक्स और अभी अप टू 12 वीक्स ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया कि, और ये समझ ले कि आपको तब तक मास्क का प्रयोग करना है। एक वैक्सीन से आपकी प्रोटेक्शन नहीं है और 2 बात भी होगी, तो ये आप प्लीज समझें और उसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। तो आपके मन में कोई भी अगर सवाल है और आप चाहते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करना, तो आपके लिए इंडिया न्यूज़ ये मंच लेकर आया है। इस प्रोग्राम के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार हम नंबर फ्लैश करते हैं, आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। अगले कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, हेलो जी पूछे। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव है वो कोविड की वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, कौशल सर। कोविड के पेशेंट को रिकवरी होने के 3 हफ्ते के बाद कभी भी वैक्सीनेशन लगा सकता है। 3 हफ्ते तक इंतजार करना होगा, 3 हफ्ते के बाद आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो लगातार डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कौशल और डॉक्टर नीलम मोहन। जी मैम, कुछ कह रही हैं आप डॉक्टर नीलम? एक्चुअली हम कहते हैं सिम्टम्स देखिए 2 हफ्ते बाद जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दी है 2 से 3 इज आल्सो ओके अगर आपको सिम्टम्स ठीक है। तो देश दुनिया के मशहूर डॉक्टर इंडिया न्यूज़ पर मौजूद थे और हमारी कोशिश यही थी कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल और डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर राजू व्यास भी ब्रेक से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।